अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। प्रोग्राम के इब्तिदा में ही मेहमानों का तारुफ कराए देते हैं। आज तो हमारे स्टूडियोज़ में रौनक है। सैयद इमरान शफकत साहब और नसीरुद्दीन खान नैयर साहब आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आज अकेलेपन का एहसास नहीं होगा स्टूडियोज़ में बैठ के, और क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम पॉलिटिकल हलचल जो है वो बढ़ती जा रही है, तो बॉडी लैंग्वेज की बड़ी वैल्यू होती है। आज भी हमने देखा जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, बॉडी लैंग्वेज से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन किस महाज पर कितना डटा हुआ है। और इस्लामाबाद स्टूडियो से अतर काज़मी और आना मुबशर साहब हस्ब मामूल हमारे शो का हिस्सा हैं। और जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट की समाअत का दिन करीब आता जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन के हवाले से जो समाअत होनी है, जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, हलचल में इजाफा होता जा रहा है और ऐसे लगता है कि अभी कुछ होने वाला है। अभी कुछ हुआ या नहीं, लेकिन एक नई मुबैना ऑडियो लीक मार्केट में ज़रूर आ गई है, जो कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जैसे एक साबिक आर्मी चीफ हमें नहीं भूल रहे, इसी तरह एक साबिक चीफ जस्टिस भी हमसे नहीं भुलाए जा रहे। उनकी ऑडियो लीक आई है और वो मुबैना तौर पर एक सीनियर वकील हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं, ख्वाजा तारिक रहीम, उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। वो गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट क्या कहता है या उसको डिकोड हम करवाएंगे नैयर साहब से। लेकिन आज ऐसे में जब दोनों तरफ सियासी लावा पक रहा हो, तो उनके जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाना, जिन्हें पाकिस्तान में एक सियासी हकीकत करार दिया जाता था एक अरसे तक, लेकिन अब वो न्यूट्रल हो चुके हैं या पॉलिटिकल हो चुके हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आना खासा अहम करार दिया जा रहा है। उन्होंने मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से बात की, वो क्या फरमा रहे हैं DGISPR से प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी लीडर काबिल मोहतरम है। ये एक कौमी फौज है। अगर आप अक़वाम आलम में देखें तो किसी भी मुल्क में अगर उसकी फौज को किसी एक खास सियासी सोच, किसी खास मजहब, किसी एक खास नजरिए की हमायत या सरकोबी के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो उस मुल्क में सिर्फ इंतशार ही फैला है। इसलिए जो पाकिस्तान के अवाम है और पाकिस्तान की अफवाज दोनों यही नहीं चाहेंगे कि इस तरह अफवाज पाकिस्तान किसी खास सियासी पार्टी या सियासी सोच की तरफ झुकाव करें। सियासी लीडर्स को चाहिए कि हमारी पेशेवराना सोच को तकवीयत बख्शे। अफवाज पाकिस्तान का और जो भी हुकूमत पाकिस्तान होती है, उसका आपस में एक गैर सियासी आईनी रिश्ता होता है और आइन के मुताबिक रहेगा। उस गैर सियासी रिश्ते को सियासी रंग देना मुनासिब बात नहीं। इलेक्शन के बारे में हमारा जो इस सिलसिले में इनपुट है, वो वजारत दफा उस सिलसिले में अपना इनपुट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट को दे चुकी है, जो कि जमीनी हकायक पर मुबनी है, जो कि हकायक जो उनसे हैं मुतहरिक भी होते हैं, उसके ऊपर मुबनी है। वो इनपुट जा चुका है। DGISPR का जो ये आखिरी जुमला है, ये भी बहुत कुछ बताने के लिए काफ़ी है, इसमें बहुत बड़ा मैसेज पन्हा है। लेकिन जिस बात से DGISPR ने यहाँ गुफ्तगू का आगाज़ किया, जो शॉट हमने चलाया, वो भी सुनहरी पानी से, सोने के पानी से लिखने के मुतरादिफ है कि जिस मुल्क में भी फ़ौज को सियासी सोच के लिए इस्तेमाल किया गया, वहाँ इंतशार फैला। कई सालों के बाद अगर फ़ौज इस नतीजे में पहुँची है तो ये खुश आइंद है। और अतर आपसे जब एनालिसिस जानेंगे, आज आपने देखा दहशतगर्दी का मसला हो, इलेक्शंस का मामला हो, हमसाये ममालिक के साथ ताल्लुकात हो, बाढ़ का मामला हो, जो भी इशू है आज उसके ऊपर क्वेश्चन किया गया। इवन के कोर्ट मार्शल के हवाले से क्वेश्चन किया गया और 2 शख्सियात का नाम लिया गया। जवाब में DGISPR ने वो नाम तक लेने से गुरेज किया और कहा कि हकायक के ऊपर फ़ौज का एक अपना मैकेनिज्म है जिसके मुताबिक फ़ौज परफॉर्म करती है। खैर, वो एक अलग इशू है। मेरा सवाल यह है कि मौजूदा हालात में एक बड़े अरसे के बाद DGISPR की मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी अहमियत की हामिल है? देखें, यकीनन अहमियत की हामिल है और इसका अंदाज़ा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के कंटेंट से लगा सकते हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान या रवां बरस के दौरान तकरीबन 50 से ज़्यादा दफ़ा तो सीज़ फायर वायलेशंस हुई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे कितने अफसरान ने, कितने जवानों ने शहादतें दी, वो तमाम तर तफसीलात बताईं। और पाकिस्तान के अंदर एक भी ऐसा एरिया नहीं है जिसको नो गो एरिया आप कहें। तो मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फिर सहाफ़ियों के जिस किस्म के सवालात थे, फिर वो उसमें सम टाइम कुछ ऐसे सवालात थे जो सियासी नौइयत के सवालात होते हैं, फिर उनका जवाब भी देना पड़ता है। उन्होंने उनका जवाब भी दिया और बड़े बेहतर तरीके से दिया। बुनियादी जो मैसेज दिया है ना जी, फौज पाकिस्तान की पॉलिटिकल है, फौज हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान के साथ है। चाहे किसी की भी हुकूमत हो, किसी सियासी जमात की हुकूमत हो, आर्टिकल 245 के तहत फौज सिविलियन जो हुकूमत है उसके साथ असिस्टेंट भी फराहम करेगी, उनके मातहत भी होगी। तो ये वाज़े तौर पे उन्होंने कह दिया है। तो मुझे तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो पेशा वराना उनकी सलाहियतें हैं उसके हवाले से उन्होंने ज़्यादा जोर रखा और इस खित्ते के अंदर जो पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं, खुसूसन कश्मीर के हवाले से जिस किस्म की बातें वहाँ से होती हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने वाज़े मौक़िफ़ दिया कि पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के इदारे
रहे, कश्मीर के ऊपर उनका मौकिफ जो है उससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटी रियासत पाकिस्तान। तो मुझे तो बड़ी इंपॉर्टेंट भी लगी और बड़ी खुशाइंद भी लगी कि एक बड़ी अच्छे तरीके में से और बड़े अच्छे माहौल के अंदर उन्होंने तमाम तर चीज़ों का अहाता किया। अच्छा इमरान शफीक साहब, पहले से मुख्तलिफ लगी आपको ब्रीफिंग माजी की, अगर प्रेस ब्रीफिंग्स आपको याद हो तो? हाँ जी बहुत ज़्यादा। पहले तो वो होता था मेरा नसरुल्लाह फतन करीम रिजेक्टेड। हाँ हाँ बिल्कुल, और ये भी कि वो तो इज़्ज़ु मंतशाओ तो ज़िल्लु मंतशाओ जी। तो ये ज़रा माजी के एतबार से खासी मुख्तलिफ है। और मेरा ख्याल है कि जो पिछले लास्ट जो डीजी थे उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उससे भी बड़ी मुख्तलिफ है। बाबर इफ्तिखार साहब से भी। वो तो एक बड़ा खुला ऐलान था ना कि हम एपॉलिटिकल हो चुके हैं, अब हमें ये हालांकि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत से लोगों के, हमारे दोस्तों के बड़े सारे एतराज़ात थे। तो कहने का मकसद ये है कि जिस तरह अतर साहब ने बात की कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने स्टार्ट लिया था, जो उन्होंने गुफ्तगू की, वो सारी की सारी प्रोफेशनल थी। ईस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर, 70 जगहों के ऊपर हम ऑक्यूपाइड हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो टाइमिंग है वो इस हवाले से भी बड़ी अहम है कि कल सुप्रीम कोर्ट में एक पेशी भी है। 26 को इत्तेहादियों के इजलास से 27 को वो समाअत है। 27 को है जी। तो यानी बस आई खड़ी ना, आई खड़ी हाँ, आई खड़ी हाँ, लेकिन तो उससे पहले आपको पता है उससे पहले बड़ा कुछ हो सकता है। उससे पहले टिप्पणी आ गई हैं। तो ये मुझे लगता है कि उन्होंने अपने आप को बताया है कि हम यहाँ पर ऑक्यूपाइड हैं और हमारे मसाइल कुछ और तरह के हैं और तुसी कराने इलेक्शन करा लो। उसका सादा सा मतलब तो ये बनता है। वैसे तो वजारत दफा का ये था कि एक ही दिन करवाएं सारे, वो जो पिटिशन थी उनकी, फिर वो जो ब्रीफिंग जाके दी गई थी। तो उसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब फिर मेरा ख्याल है कि उस ब्रीफिंग के ऊपर एम्फेसिस है इनका कि जो हम बातें कर गए थे, फिर वो जो सवाल जवाब भी हुए जिस तरह के जो हम जो फैक्ट्स आपको बताए हैं, और फिर जो ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितना खुल के बताया कि 70 से ज्यादा ऑपरेशन हम कर रहे हैं इस वक्त जी। और हमारी हर जगह पे जो है वो एंगेजमेंट है भाई, हम उलझे हुए हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये बेसिकली तो इसको अगर आप सियासी कहना चाहें प्रेस कॉन्फ्रेंस को, आप इतना खुश क्यों लग रहे हैं मुझे? नहीं, मैं खुश नहीं लग रहा। नीडेड ये जरूरत थी। जी मैं इसकी पॉलिटिकल कॉनोटेशन अगर करूं तो मुझे ये लगता है कि ये शायद वक्त की जरूरत टाइप थी, कोई आज की जरूरत थी ना। आर्मी चीफ हालांकि चीन गए हुए हैं। हाँ जी। और DGI SPR बता रहे हैं, बताना है ना कि अच्छा चीन भी जाने का कोई मकासद है। वो फिर वो जो उन्होंने ब्रीफिंग दी थी, डिटेल में जाने की जरूरत हाँ जी वो नहीं, लेकिन जो ब्रीफिंग दी थी उन्होंने DGISI ने और DGMI ने और DGMO ने, उसमें थोड़ा सा इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी था। अच्छा। कि हमारे मामलात कुछ इस तरह के गड़बड़ हो चुके हैं, अब हमने उनको ठीक करना है और कुछ जो चीज़ें हैं वो CPEC के हवाले से, चाइना के हवाले से पिछली गवर्नमेंट में जो चीज़ें अपसेट हुई, गड़बड़ हुई, हमें वो लेंथ ठीक करनी है, सीधी करनी है। और ये जिस तरह करके जिन लोगों को ला के आबाद किया गया है, आज तो उन्होंने कहा हमारा तो दहशतगर्दों के साथ एक ही रिश्ता है और वो है कि हमने ऑपरेशन करना, उनका पीछा करना है, ठीक है, उनको खत्म करना है। मुज़ाकरात करने हैं तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने करने हैं, लेकिन उन मुज़ाकरात को नेशनल जो कमेटी थी, सिक्योरिटी कमेटी, उसमें और फिर जो चीफ जस्टिस को ब्रीफिंग दी गई थी उसमें उनका बहरहाल अपना एक नुक्ता नज़र था कि ये हमारी सारी की सारी जो कोशिश थी, हमारी इतनी कुर्बानियाँ, इतना कुछ, ये सब कुछ लपेट दिया गया। ठीक है। तो वो क्यों लपेटा गया, ये बेसिकली वो चीफ जस्टिस को भी उन्होंने बताया था। तो वो जो बाहर खबरें पहुंचती हैं लोगों तक जी, तो ये वो सारी चीज़ें हैं, बड़ी अहम हैं। मैं तो इसको बड़ा सादा सा मामला नहीं समझता। हाँ, लेकिन इसको गैप फिलिंग एफर्ट भी कह सकते हैं राना साहब, क्योंकि जब भी इस तरह सियासी फरीक दो मुख्तलिफ इंतहाओं पर हों तो फ़ौज का मौक़िफ़ खासी अहमियत का हामिल समझा जाता है। आप समझते हैं कि आज सारे सवालों के जवाब मिल गए, या ये कैलकुलेटेड प्रेस ब्रीफिंग थी और इलेक्शंस के हवाले से DGI SPR ने क्लियर कर दिया अपनी पोजीशन, या अब भी अभाम है कोई? राना साहब ने वही करनी है। जी राना साहब ब्लैक एंड वाइट में आए आज। नहीं मैं नहीं की कह कि रहे ने, मैंने नहीं समझ आई इमरान साहब की कह रहे ने, पर डंडे सोटे वाली गल ते कायम हो तुसी? मैं कायम है जी, बिल्कुल कायम, आज भी कायम है, ठीक है। और लेकिन मैं आगे थोड़ा जो चला गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस थे, देखें मैंने आपको कल परसों एक बात कही थी, ज़रा उसको ज़रा फिर जहन में रखें कि जो लाइबिलिटीज़ है ना, लाइबिलिटीज़, वो लाइबिलिटीज़ कोई नहीं पालता। चाहे वो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उसमें भी लाइबिलिटी किसी ने नहीं पाली, और चाहे अभी जो हुक्मरान बैठे हुए 13 जमातों में, उनकी भी लाइबिलिटी कोई अपने सर नहीं लेगा,
ठीक है, मैंने बड़ा क्लियरली आपको बोला था, आज फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ, कोई लायबिलिटी नहीं पालेगा, ठीक है, और लायबिलिटीज को लेके साथ नहीं चलेगा, उसका टोकरा जो है इन लायबिलिटीज का अपने ऊपर लेके नहीं चलेगा वो। ये एक तो बात क्लियर कर लें आप। दूसरी बात ये है जो 70 उन्होंने इंगेजमेंट्स बताई हैं कि 70 जगह पे इंगेज हैं, आई पर्सनली थिंक कि इससे भी ज़्यादा है, ठीक है जी, 70 से भी ज़्यादा जगह पर इंगेज हैं। कुछ इंगेजमेंट्स जो उन्होंने बताई हैं, जो इंगेजमेंट्स हैं जो टेररिज्म इंटरनली हम फेस कर रहे हैं वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी, और इंटरनली भी जो हम चीज़ें फेस कर रहे हैं वो भी ठीक है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि वी कैन टेक दिस बैटल टू द एनिमी टेरिटरी। मैंने पहले भी जिक्र किया था कुछ अर्सा पहले कि जनाब ये बैटल जो है, ये जो टेररिस्ट हैं, जैसे दुनिया के दूसरे मुमालिक करते हैं कि वो अगर उन पे हिट किया जाए तो वो जहां पर भी मौजूद होते हैं वहां तक बैटल लेके जाते हैं उस टेररिस्ट के खिलाफ। अब भी ऐसा ही होगा, और अब भी आप यकीन करें ऐसा ही होगा, एंड थिंग्स आर इन द ऑफिंग। थर्डली जो चीज बात कर रहे हैं ना वो कि जनाब हमने ब्रीफिंग दी हुई है, यस, ब्रीफिंग जो दी है उसकी आउटलाइन जो दी थी, क्योंकि नीटी ग्रीटीज में जाना मुश्किल होता है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि ऑपरेशंस जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, और कॉम्प्रोमाइज होते हैं ऑपरेशंस, इसलिए नीटी ग्रीटीज में नहीं जाया जा सकता। लेकिन आउटलाइन दी थी उन्होंने, आउटलाइन कोर्ट को भी दी उन्होंने, चीफ जस्टिस साहब को भी दी उन्होंने, और जो पॉलिटिशियंस हैं नेशनल असेंबली के उनको भी दी उन्होंने। दैट वाज द आउटलाइन, और आज भी किसी हद तक आउटलाइन जो है वही सामने रखी गई है, और वो उससे ज्यादा चीजों के अंदर इन्वॉल्वमेंट है इस वक्त। और हमारी सिक्योरिटी जो है उसमें कई जगहों पे ऐसी चीजें हैं जो कि वी शुड टेक देम वेरी वेरी सीरियसली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, जहां पे इलेक्शंस की बात होती है, देखें इलेक्शंस जो है, दो चीजें और करूंगा, आप मुझे वक्त देंगी थोड़ा सा आज आयशा? अच्छा, दो चीजें ये हैं, देखें, एक कश्मीर के स्टैंड पे जो बात होती है ना, आई वॉज प्रेजेंट इन दैट मीटिंग, और वो जो ब्रीफिंग थी बाजवा साहब की उसमें मैं मौजूद था, और वो रमज़ान का वाक़या था, मैंने आपको बताया था रमज़ान में ये हुई थी, और रात को तकरीबन 1:45 बजे तक जारी रही थी। उसमें बेसिकली जो चीज़ थी वो ये थी कि इकोनॉमिकली जो प्रेसिडेंट, चाइनीज़ प्रेसिडेंट को कोट किया था वहाँ पे, कि बेसिकली इकोनॉमिकली अगर हम वायबल हो जाएं, इकोनॉमिकली अगर हम स्ट्रांग हो जाएं, तो फिर हम, जैसे चाइना ने किया था कि ताइवान का जो इशू था उसने बैक बर्नर पे डाल दिया था, और जब इकोनॉमिकली चाइना स्ट्रांग हो गया तो फिर उसने ताइवान के इशू को उठाया। इसी तरह जो मशवरा था, आई वुड से कि मशवरा कह लें या जो भी आप उसको नाम दे दें, वो ये था कि आपके जो इश्यूज हैं, जो छोटे मोटे इश्यूज हैं इंडिया के साथ, वो तो आप सॉर्ट आउट कर लें। सर क्रीक का इशू है, देयर आर सो मेनी अदर इश्यूज, वो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट जहां पे बात आती है जनाब के कश्मीर का, तो वो कश्मीर का इशू जो भी है वो भी सॉर्ट आउट हो सकता है, उसको किसी ने दफनाया नहीं है, वो भी सॉर्ट आउट हो सकता है। बट देन अगेन आप इकोनॉमिकली अपने आप को वायबल बनाए, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाए। जदू ताड़े घर दाने होंगे तो पूरी दुनिया तानू सीरियसली लवेगी। जदू आपके घर में पैसा नहीं होगा, इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग नहीं होगा ये मुल्क, तो कोई दुनिया का मुल्क आपको सीरियसली नहीं लेगा। आज इंडिया को सीरियसली इसलिए लेता है कि बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उधर वहां पे मल्टी नेशनल्स बैठे हुए। तो ये सारी चीजें आई वुड से कि बड़ी टाइमली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और इसका बड़ा एक इम्पैक्ट होगा, और इसको जरा मद्देनजर रखना बहुत 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 जरूरी है। और इसमें कई चीजें आई वुड से कि मजीद उनको बतानी चाहिए कि जो 70 से ज्यादा जगह पे इंगेजमेंट्स है, आई अंडरस्टैंड कि वहाँ पे इंटेलिजेंस आउटफिट्स के इंगेजमेंट्स हैं, उस पर हम शायद वो डिटेल में वो भी ना जा सके, हम भी ना जा सके, लेकिन 70 से ज्यादा जगह पे विद इन पाकिस्तान इंगेजमेंट्स हैं, और वो इंगेजमेंट्स बहुत सीरियस हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वी शुड नॉट टेक देम नॉन सीरियसली, बहुत ज्यादा सीरियस इश्यूज है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि मुकदमा ज्यादा पुरअसर अंदाज में पेश किया जाना था, थोड़ा कम एक्सप्लेन किया गया इसको, ये कह रहे हैं आप राना साहब? द सेंसिटिविटी नहीं, मैं एक मिनट रिपीट कर दूं आयशा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक बताने की जरूरत थी वहां तक बताया गया है, और जो चीजें नहीं बताई गई उसको इसलिए नहीं बताया गया कि चीजें जो है, ऑपरेशन जो है, कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। ओके, ठीक है, सेंसिटिविटी, वो हसासियत के पेश नजर ऐसा किया गया। लेकिन जो बात उन्होंने राना साहब ने की, नैयर साहब, इस
प्रेस ब्रीफिंग की टाइमिंग की अहमियत आपके ख्याल में क्या है? नहीं, कुछ बातों की उन्होंने वजाहत की है जो टाइम के एतबार से बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने एक मौक़िफ़ अख्तियार किया है इलेक्शन कमीशन के सामने कि हम फोर्सेस क्यों नहीं रिलीज़ कर सकते। उसको उन्होंने एक बड़े ही कंपोज फॉर्म में रिएटेट किया है। और जो बात कह रहे हैं उन्होंने, जैसे राणा साहब ने भी कहा है कि 70 एंगेजमेंट्स हैं, बिल्कुल सेंसिटिविटी है, ना तो वो नंबर डिस्क्लोज़ कर सकते हैं ना लोकेशन डिस्क्लोज़ कर सकते हैं। और बाकी मामला जो उन पे सवालात हुए, उनका जो कंपोजर था वो मीनिंगफुल था। उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर्स के बारे में किसी बात का कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जो कुछ लोग चाहते थे कि उनके मुंह से कोई बात निकले। कोई मसाला मिले? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया। ही वॉज वेरी कंपोज्ड, वेरी सीरियस। नहीं, बिल्कुल ठीक है, रुकना चाहिए। गैर ज़रूरी गुफ्तगू में कम अज़ कम मफाज पाकिस्तान के तर्जमान को नहीं पढ़ना चाहिए। और अगर गैर ज़रूरी या एक गैर मुहतात प्रोपेगेंडा हो रहा है तो उन्होंने उसकी निशानदेही कर दी है कि गैर मुहतात और गैर ज़रूरी प्रोपेगेंडा लेकिन गैर मुहतात बयानबाजी तो साबिक आर्मी चीफ की जानिब से ही की गई ना, मुबैना तौर पर जो इंटरव्यूज उन्होंने दिए। हमारा है ना, ले लेना नोटिस जी, लेकिन वो ये बात कोई सब लोग जहन से निकाल दें कि वो अपने किसी ऑफिसर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं, नाम तक लेने से गुरेज किया गया क्योंकि ऑब्वियसली वो रिपोर्ट होती है तो माजी में एक हो चुकी है, एक एफर्ट हो चुकी है, उसका जो अंजाम हुआ मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता अपनी एक पर्सनल स्टैंड की वजह से। नहीं मुमकिन, जिस बातों पे कुछ लोग बात करते हैं ना, जैसे कितना ज़्यादा एक जनरल का नाम एक पॉलिटिकल पार्टी ले रही थी, अब उन्होंने अपनी जो चार्जेस की लिस्ट थी उसमें से उनका नाम निकाल दिया। उन्होंने निकाल दिया तो एक दूसरे साहब जो आजकल अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने ज़्यादा उसे ओवर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने बिल्कुल इस सवाल को कदरे अवॉइड किया, कंपोज रहे, कोई ऐसा तबसरा नहीं किया जिससे किसी को कोई लीक मिले और वो कल मीडिया में लीड बने। मेरा ख्याल है वैसे ये वेरी केयरफुल अबाउट इट। उनको यही करना चाहिए, उनको यही करना चाहिए था। और जो उन्होंने रिपोर्ट दी है इलेक्शन कमीशन को, वो ऑब्वियस एक तो बात है ना कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फोर्सेस फॉर द पर्पस ऑफ जनरल इलेक्शंस इन 2 प्रोविंसेस और 1 प्रोविंस। तो उन्होंने जो रीजंस दिए हैं वो रीजंस उन्होंने नहीं बताया, ना ही वो पब्लिक कर सकते हैं। वो एक सेंसिटिव अदारा है, इस पे हमें भी कुछ बहुत ज़्यादा। प्रेस ब्रीफिंग का मुहर्रिक क्या बना होगा? लाइक क्या इंसिडेंट या सियासी हलचल आपके ख्याल में इतनी नागुज़ीर इस मौके पर, जब कल एक इजलास है उसके बाद एक समात है? नहीं, उन्होंने अपनी पोजीशन वाज़ेह की है रिगार्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फोर्सेस, ब्लेम गेम, और जो मड स्लिंगिंग हो रही है, और 2 जनरल्स का जो बार बार नाम लिया जा रहा है, कोई ड्रॉप कर रहा है, जैसे मैं बात करूं तो फिर दोबारा रिपीट हो जाएगी बात, फिर वो रिपीट हो, सबको पता है कि पहले चार्जशीट PMLN की 2 के खिलाफ के खिलाफ होगी, अब इमरान की 1 के खिलाफ है, और यहाँ तक बात की जाती है। अब हम क्या कहें, वो खान साहब तो माशाल्लाह बादशाह बंदे हैं। कहते हैं जो चाहते हो कह लेते हो, चुप रहने की लज्जत क्या जानो, कि कुछ माह पहले आपका मौक़िफ़ है कि हमारी गवर्नमेंट जनरल बाजवा ने गिराई जी। कुछ दिन पहले आपका मौक़िफ़ है कि जनरल बाजवा ने मशवरा दिया कि दोनों प्रोविंशियल असेंबलीज डिसॉल्व कर दी जाए। नहीं, वो उनकी सादगी है। तो मैं कहता चुप रहने की लज्जत क्या जानो। नो, पॉलिटिशियंस मस्ट बी कंसिस्टेंट, पॉलिटिशियंस को कंसिस्टेंट होना चाहिए। और जो बतौर वज़ीर-ए-आज़म या बतौर अपोजिशन लीडर आप हाई रैंकिंग ऑफिशियल से आपकी मुलाकातें होती हैं, उनका पब्लिक में बहुत ज़्यादा तज़किरा और तबसरा अच्छा नहीं है। पहले ही मुल्क में जो फ़िज़ा इस वक्त पैदा हुई है, पर्टिकुलरली इस सोशल मीडिया का जो बेलुगाम अंदाज है, दुश्मनाम तराजी का, इल्ज़ाम तराशी का, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई एजेंसी नहीं कंट्रोल कर पा रही, कोई पॉलिटिकल ग्रुप अपने साथियों को नहीं रोक पा रहा। ठीक है, मोहतात बयानबाजी की ज़रूरत है इस सारी सिचुएशन में। बिफोर वी टेक द ब्रेक, आई वुड से एट एवरी लेवल, लाइन ऑफ कंट्रोल। अतर आप लाइन ऐड करना चाह रहे थे, क्या लाइन है वो? जी, मैं लाइन ऐड ये कर रहा था कि देखें, एक गैर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसका किसी सियासी इंसिडेंट से या आने वाले इवेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हम लोगों को, सहाफ़ियों को, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, हमें हजम नहीं हो रहा। हमारी ख्वाहिश है कि इसके अंदर से भी हम सियासत निकालें, कोई अपनी चीज़। किसे शौक है अतर? यहाँ पे किसने ऐसी कोशिश की आपके ख्याल में अतर?
नहीं आप ओवरऑल बेस देखें ना, सोशल मीडिया पे बेस देखें, ओवरऑल आगे पीछे सारे वही ना, अगर वो स्पेस ले रहे हैं तो उनको स्पेस दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें देखें वो जो मैं उससे अंदाजा लगा रहा हूं जो वहां पे क्वेश्चन किए गए। अगर आप लेकिन देखें उससे ये अच्छा इंप्रेशन आया कि क्वेश्चंस प्लांटेड नहीं थे। नहीं देखें अतर, अप्रिशिएट करें ना कि क्वेश्चंस पहले से बिल्कुल अच्छी बात है। इसी तरह होना चाहिए, इसी तरह होना चाहिए। देखें जी, ये सिक्योरिटी रिस्क है, वो सिक्योरिटी रिस्क है। बार बार उन्होंने ये कहा कि जनाब के फौज इसी मुल्क से है, इसी अवाम की ताकत से फौज सारा काम करती है। तो अब ये बिल्कुल वाज़ेह है कि जनाब उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं। और फिर कोई इससे ये भी पैगाम ले सकता है कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब अवाम को फैसला करने दें, आप इलेक्शंस करवाएं। अगर कोई इससे ये तासुर ले रहा है कि जनाब वो ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शंस में नहीं जाना चाहते, सिक्योरिटी नहीं देना चाहते, तो दूसरा तासुर ये भी लिया जा सकता है कि वो बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने कह दिया कि फैसले अवाम ने करने हैं, तो लिहाजा इलेक्शन करवाएं। तो मेरे ख्याल में हमें वो जो बात उन्होंने नहीं कही उसके ऊपर तवज्जो देने के बाद बजाय जो बातें उन्होंने कही हैं उसके ऊपर तवज्जो दें। ना किसी जर्नल के खिलाफ, साबिक के खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही है, ना किसी की कोई गिरफ्तारी होनी है, ना कोई नहीं, वैसे चलनी नहीं चाहिए इंक्वायरी। अतर आपका मौक़िफ़ क्या है? देखें आप एक ज़ीरक सहाफ़ी, आपका मौक़िफ़ क्या? इंक्वायरी होनी नहीं चाहिए इस तरह के इक़दामात के बाद, जिस तरह के इल्ज़ामात लगे, होनी नहीं चाहिए? देखें, करनी होती है इंक्वायरी हुकूमतों ने। खान साहब को कोई शिकायत थी तो वो अपने दौर में इंक्वायरी करवा लेते, हुकूमत कर लेती। अगर इस हुकूमत को कोई शिकायत है तो वो कर ले इंक्वायरी, वो कर ले, शुरू कर दे। शरीके जुर्म ना होते जरूर करें तो मुखबरी करते। अतर का तज्जिया, अच्छा अगर इस सिचुएशन पे तबसरा किसी सहाफ़ी ने, तो उसे अतर ने जिस अंदाज में शुरू किया उसी से सीख लेना चाहिए कि इस मामले पर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बात की जा सकती है। आज DGISPR ने कहा कि सियासतदान तक़वियत दें, जो फ़ौज का गैर सियासी होने का तासुर है उसको तक़वियत दें। तो मेरा ख्याल है जर्नलिस्ट को भी ऐसा करना चाहिए, सिर्फ सियासतदान तक ये बात महदूद नहीं है। आते हैं ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के दौरान भी हमने बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू की। कहने को तो ये सारा मसाला मार्केट के लिए बहुत अच्छा है और मीडिया के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी बुनियाद में बहुत सीरियस इश्यूज़ जन्म ले रहे हैं। जैसे कि एक नई मुबैना ऑडियो लीक सामने आई जो कि साबिक चीफ जस्टिस की आवाज़ है जिसमें, और बाद में उन्होंने इस पर सख्त बरहमी का इज़हार किया। ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है। लेकिन उस ऑडियो लीक के बाद ज़ाहिर है उस पर गवर्नमेंट एक बयानिया बनाने की कोशिश करेगी। गवर्नमेंट के हाथ में और है कुछ नहीं, इसी पर बिल्ड किया जा रहा है केस कि अभी भी एक्टिव हैं कुछ अनासर इमरान खान साहब की हेल्प के लिए, और अब ये दूसरे इदारे में हेल्प शिफ्ट हो चुकी है। वज़ीर कानून नाज़िम नज़ीर तारड़ साहब ने उस ऑडियो लीक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, क्या इशारा दिया कि ये कोशिश किस ज़िम्न में हो सकती है, वो सुनेंगे। फरमाइशी गुफ्तगू है कि किसी न किसी तरह से माहौल ऐसा कर दिया जाए कि अदारे आमने सामने आ जाएं, पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट, और किसी हद तक ये माहौल बन भी चुका है। और उसको मजीद जलती पे तेल का काम करने के लिए ये भी फरमाइश आ रही है कि फौरी तौर पे कोई ऐसा सूरत निकाली जाए, कोई ऐसा काम किया जाए कि कंटेम्प्ट के हवाले से खड़ा कर दिया जाए कटहरे में जो हुकूमती शख्सियात हैं उनको। कानूनी तौर पर और वाकयाती तौर पर 1 इंच की गुंजाइश नहीं है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, यानी तौहीन अदालत नहीं लगने दी जाएगी। इन अ वे लास्ट सेंटेंस इस बात का अहाता करता है। सीनियर रहनुमा नून लीग के मलिक अहमद खान साहब क्या फरमा रहे हैं? मैं ये सीरियसली कह रहा हूं, ये कॉन्स्पिरेसी हैच हो रही है, और इस कॉन्स्पिरेसी के हैच करने में वो लोग शामिल हैं जिनकी ये ऑडियो लीक्स आ रही हैं। ये इस गवर्नमेंट के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हैच कर रहे हैं, और मैं ये अलेज करूंगा और मैं लॉ मिनिस्टर से कहूंगा कि फैक्ट फाइंडिंग करें इस पर कि क्या ये जजेस की अपॉइंटमेंट को स्टॉल करने के लिए तो नहीं किया जा रहा? क्या आप फिर 2 जज तो नहीं मांगे जा रहे? क्या ये सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी सियासत आपका गला काटने के लिए तो नहीं की जा रही? इनफ इज इनफ, ये धंधा बंद करना होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि हम पंचिंग बैग हैं और आपने हमें मैच पे डाला हो। हमारे पास जुबान भी है, वाकयात भी हैं, हकाइक भी हैं, सबूत भी हैं। मलिक अहमद खान साहब की अहमियत से हम सब वाकिफ़ हैं और ये धीमे मिजाज के हामिल समझे जाते हैं, लेकिन अब वो एग्रेशन उनका देख सकते हैं। जी, टू द पॉइंट की है, नपी तुली तो की है, लेकिन उनके लहजे से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तनाव है सख्त। सबसे पहले तो नैयर साहब, मैं आपसे रहनुमाई लेना चाहूँगी कि ये जो ट्रांसक्रिप्ट हम देख रहे हैं इसमें सू मोटो की बात की जा रही है, 4/2010 और 7 मेंबर्स जजमेंट। आप क्या डिकोड करेंगे, ये किसके बारे में बात हो रही है आपके ख्याल में? ये कब की ऑडियो हो सकती है मुबैना तौर पर, और किस तरफ इशारा है? नहीं, इम्कानी तौर पे बात की जा सकती है और स्पेकुलेट किया जा सकता है जिसमें कहा गया ना कि आध घंटे बाद ऑर्डर आ जाएगा। लगता है ये जो लास्ट हेयरिंग्स हुई हैं सुप्रीम कोर्ट की, उसकी लास्ट या सेकंड लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग के कॉन्सिक्वेंस में ये गुफ्तगू हुई है। जहाँ तक बात है इस गुफ्तगू के कंटेंट की,
चूँकि एक साहब की तरफ से एडमिशन आया और उन्होंने थोड़ी सी इससे डिससेटिस्फेक्शन जाहिर की है, उनकी डिससेटिस्फेक्शन बिल्कुल दुरुस्त है। राइट ऑफ प्राइवेसी इन्फ्रिंज ज़रूर हुआ है, लेकिन जो फैक्ट है उसे डिस्प्यूट नहीं किया गया कि मैंने ये बात नहीं की, और ये कहा गया है मुबैना तौर पर, जो मीडिया में रिपोर्ट है, मुझे नहीं उन्होंने बताया कि ये मैंने सिर्फ एडवाइस किया था जी। अब जो लोग आला तरीन ओहदों पे रह चुके हैं, कम अज़ कम जो भी शख्स, जो भी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पे रह चुकी है, उसे मैं एहतराम के साथ बात कर रहा हूँ। उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, मौजू नहीं है कि वो किसी वकील को एडवाइस करें और इंडिकेशन दें कि ये प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक वुड बी पिटिशनर का नाम भी ले दिया जी। कि ही कैन बी प्रेजेंटेड एज अ पिटिशनर। वो एक नोन नाम है, सबको पता है वो कौन है। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कोई भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अगर वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता तो इस किस्म की प्राइवेट पॉलिटिकल कंसल्टेशन में भी नहीं पढ़ना लॉ चाहिए। फर्म आपकी हो तब भी नहीं, आप एडवाइस भी नहीं कर सकते किसी हैसियत में? नहीं, ये एडवाइस नहीं थी ना कि आप पिटिशनर का नाम भी दें कि फलां को पिटिशनर बना लें। साजिश। अब जो बात है ना इन्फ्लुएंस की, मैं जो बात, अगर बात थोड़ी सी आज़ादी दें तो मैं बात कर दूं सारी आज़ादी आपको नहीं है साहब, आप कि बात ऐसे ही नहीं लेवल करते। पे कैसे लोग इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, आप जुडिशल कमीशन के पहले मेंबर रहे हैं, आपकी रिकमेंडेशंस पे लोग अपॉइंट हुए हैं जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो आज भी बेंचेस पर हैं। आपके चैम्बर्स के एसोसिएट्स बेंचेस पर हैं, आपके वो लोग बेंचेस पर हैं जिन्हें आपने ट्रेन किया। तो ऐसा आला मर्तबा रखने के बाद फिर एक जजमेंट का हवाला दे रहे हैं कि उससे गाइडेंस लें, ठीक है, वो एक दोस्त को मशवरा दें, लेकिन अपनी हैसियत को मलहूज़ ख़ातर रखें कि आपकी हैसियत इन्फ्लुएंस कर सकती है। मैं ये बात तस्लीम करने को तैयार नहीं कि कोई भी जज किसी कमेंट से इन्फ्लुएंस होगा। अपोजिशन का अपना नुक्ता नज़र है, गवर्नमेंट का अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन एक गैर मुख्तात रवैये इस माशरे में और इंतशार को बढ़ा रहे हैं और शकूक व शुबहात को बढ़ा रहे हैं। खिलाफ कार्रवाई क्या की जा सकती है? और दूसरी बात में करें कार्रवाई। अब जो अहमद खान साहब ने कहा है जी, हमारे पास सबूत भी हैं और हमारे पास हकायक भी हैं, चॉइस भी है, तो मैं उनसे सिर्फ यही अर्ज़ करता हूँ कि कानून भी आपके पास है और हुकूमत भी आपके पास है। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो कोई आसमान से आके तो कार्रवाई नहीं करेगा। अगर आप ये समझते हैं कि ब्रीच हुआ है कोई लॉ या कोई ऑब्लिगेशन ब्रीच हुई है किसी भी लेवल पे जी, तो इनिशिएट करें, मीडिया पे आके पॉलिटिकल माइलेज के लिए बातें ना करें। अगर आप समझते हैं कि मुल्की कानून को तोड़ा गया है, अगर आप समझते हैं कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट ब्रीच हुए हैं, तो फिर अकॉर्डिंग टू लॉ चलें। इतने वसूख से उन्होंने कहा है, हालांकि वो धीमे लहजे के मालिक हैं जी, कि हमारे पास सबूत भी हैं, फैक्ट्स भी हैं। अगर सब कुछ आपके पास है और आपकी असेसमेंट है कि ब्रीच हो गया, इन्फ्रिंजमेंट हो गई, वायलेशन हो गई, तो फिर अकॉर्डिंग टू लॉ चलें। बिल्कुल ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ही वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का इजलास तलब करें। पॉलिटिकल माइलेज हाँ जी, और आइन में होगा। हाँ। ये भी आप देख लिए 6 माह से हम सुन रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो अतर अभी जिस तरह से मलिक अहमद खान साहब ने जो कहा, उनके पास चीज़ें अवेलेबल हैं और जाहिर है हम जिस तरह से ऑडियो लीक देख रहे हैं, जिस तरह का मौका है उस हिसाब से ऑडियो सामने आ रही है। क्या इससे ये इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि एक साबिक चीफ जस्टिस अभी भी जुडिशरी को इम्पैक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और फैसले उनकी डिक्टेशन के मुताबिक आ रहे हैं? देखें, पहली तो बात यह है कि मलिक अहमद खान साहब हमेशा बड़ी नपी तुली बात करते हैं और बड़ी अच्छी बात करते हैं, धीमे मिजाज से करते हैं। आज बड़ी उन्होंने सख्त लहजे में बात की और थोड़ा सा लगा ऐसे कि जिस तरह माजी में भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब एक अखबार में खबर लगी थी कि 1 वर्सेस 13, तो उस वक्त भी वो थोड़े से जहनी तनाव का शिकार लगे थे। आज दोबारा मुझे वो थोड़े से जहनी तनाव का शिकार नजर आए। उन्होंने कहा कि इनफ इज इनफ। देखें आयशा, इनफ इज इनफ। वाकई आप जजों को मां बहन की गालियां दें, आप जजों की और उनकी फैमिली की ख्वातीन के फोन टेप करें, आप उनके फैसले ना माने, आप मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को मजाक बना दें, क्या ये इनफ इज इनफ नहीं है?
आप इस मुल्क में हो रहा क्या है कि वाज़े चीज़ें जो आइन के अंदर लिखी हुई कि इंतखाबात करवाने, उससे फरार के लिए आप कह रहे हैं कि जनाब इसमें कॉन्टेम्प्ट भी नहीं लगती है। क्या आपने आज तक तारीख में देखा कि जिस तरीके से अदलिया के ऊपर मौजूदा दौर के अंदर जिस तरीके से हुकूमत हमला आवर है, आज तक इसकी कोई नज़ीर मिलती है आपको? इनफ इज इनफ मलिक अहमद खान साहब, क्या आपकी हुकूमत इस तरह हुकूमत करेंगी? क्या आप अदलिया के हवाले से ये रवैया रखेंगे? वजीर आजम के करीब नून लीग के जो लोग हैं वो लिटरली मां बहन की गालियां दे रहे हैं, उनकी वीडियोस आई हुई हैं जज साहिबान को। सोशल मीडिया जो नून लीग का है उसमें वो चीफ जस्टिस साहब के हवाले से किस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप इंतखाबात से फरार चाहते हैं। कौन सी साजिश हो गई है आपके खिलाफ? क्या साजिश की है अदलिया ने आपके खिलाफ, आप बता दें। आइन के अंदर लिखा है कि 90 रोज में इंतखाबात करवाने, आपको यह डर है क्या इंतखाब होगा तो हम हार जाएंगे, साजिश हो गई, साजिश हो गई। बताएं ना कि ये ऑडियोज कहां से आ रही हैं, कौन ये ऑडियोज रिकॉर्ड कर रहा है? क्या पाकिस्तान का आइन और कानून इसकी इजाजत देता है? इनफ इज इनफ। टू बी ऑनेस्ट, इतना मत डरें अवाम से, अवाम के बीच में जाएं। आप लोग सियासी लोग हैं, इंतखाबात से फरार के लिए रियासत को दाव पे ना लगा दें। यही इदारे यहाँ पे रहने हैं, अगर आपने इदारों को इस तरह कंट्रोवर्शियल बना दिया फिर तो रियासत ही नहीं चल सकेगी। तो इनफ इज इनफ। वाकई मलिक अहमद खान साहब अपनी हुकूमत को समझाएं, सियासी लोग हैं, सियासी फैसले करें। इस तरह की जिसे आप कैसे बेमंतक आप साजिशें और थ्योरीज ना ढूंढें। अदलिया के अंदर आपका मुकदमा है, वहां पे लड़ें और आइन के ऊपर अमल दरामद करवाएं। ठीक है, अदलिया के अंदर मुकदमा है और अभी तौहीन अदालत, इस बात पे जोर है कि तौहीन अदालत हो सकती। आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नतीजा अखज़ किया तो अगली समात पर क्या चीफ जस्टिस की जानिब से भी कोई गैर मामूली रिएक्शन आ सकता है? इससे पहले एक ऑडियो लीक आई थी और चीफ जस्टिस ने उसका जवाब भी दिया था कि इसमें एक मैसेज है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद बात करें। वेलकम बैक। ये तो पाकिस्तान के लिए पेट जुमला है कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजरा है, लेकिन इसके साथ साथ बार बार ये भी कहा जाता है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई, काउंटडाउन शुरू हो गया, शो डाउन चल रहा है। तो राना साहब, आपने कहा लाइबिलिटी कोई नहीं पालता। क्या आसिफ अली जरदारी साहब का ये कहना कि वो बिलावल को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, मजबूरी में इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बने, फिर MQM की जानिब से अभी जो हम हलचल देख रहे हैं, जो उनकी जानिब से इस वक्त इजहार किए जा रहे हैं, बयानात दिए जा रहे हैं, क्या ये मीनिंगफुल हैं, ये इंडिकेटर्स हैं इस गवर्नमेंट के लिए? और मलिक अहमद खान साहब का लहजा क्या बता रहा है? आपके ख्याल में फ्रस्ट्रेशन किस साइड पे है ज़्यादा? हुकूमत क्या कर सकती है? ऑर्डर आ सकता है, ये एतमाद का वोट लेने की जो हवा में छोड़ी की बात, उस पर कोई अमल हो सकता है या रेफरेंस क्या होने जा रहा है? देखिए सॉरी देखिए आयशा, ये जो इस वक्त जो है ना एक जिटरी सिचुएशन है हुकूमत के अंदर, दे आर वेरी अपसेट, यू नो। वो उनका ख्याल ये है कि जनाब हमारे साथ शायद कोई हाथ हो गया है। हाथ नहीं हुआ। देखें, हाथ उस वक्त होता है जब आपको किसी को अंधेरे में रखा जाए। आपके सामने सारी क्लियर पिक्चर थी जब आपको हुकूमत आपने ली, आपने नो कॉन्फिडेंस करके आप हुकूमत में आए, आपने ख्याल यही जाहिर किया कि जनाब हम आके तो हम जनाब इलेक्शन करवा के चले जाएंगे। उसके बाद आपने इरादा बदल दिया। अब मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि कोई भी इंस्टीट्यूशन लायबिलिटी नहीं पालता, ठीक है? और वो कोई भी इस वक्त भी, चाहे हुक्मरान हो, चाहे इमरान खान साहब थे, लायबिलिटी नहीं पाली जाती और ना पाली जाएगी। इससे ज्यादा क्लियर बात और क्या करूं मैं? नेक्स्ट मूव अब किसकी होगी? देखें, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अभी तक हमने जो गवर्नमेंट के एक्शंस देखे वो हवाई फायर से ज्यादा नहीं थे। करारदादें आई और हमने देखा करारदादों का असर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कितना हुआ। अब कल इत्तेहादियों के इजलास में किस किस ऑप्शन पे आपके ख्याल में गौर होगा? इत्तेहादियों के इजलास में क्या करेंगे आप देखें, 13 जमातें बैठी हुई हैं। 13 जमातों ने अभी तक क्या डिलीवर किया है? आप देखें ना, डिलीवर करें ना। आपने डिलीवर तो किया नहीं। आपने कहा हम जनाब तारे तोड़ के ले आएंगे, हम बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, हमारे जनाब हमारे आगे तो जनाब चिड़िया पर नहीं मारती। और मैं जनाब IMF को नहीं मैं मिलना चाहता। मैं आपकी टोन ऐसी थी IMF के साथ जिस तरह मंगल नहीं जा रहे, उन्होंने कुछ खोड़ जा रहे हो कुछ चीज। ऐसे तो डील नहीं होती ना, ऐसे यू कैन नॉट डील विद सच पीपल। आप लैंडिंग एजेंसीज के साथ यू डोंट डील विद देम लाइक दिस। आप वहां पे आपको एक दरवाजा बंद हो गया था आपका, इसलिए आप वहां पे इस तरह की बातें कर रहे थे। द पॉइंट इज कि आप नहीं डिलीवर कर सक रहे। आपकी एक्सपीरियंस्ड टीम्स जो हैं वो यहाँ पे बिल्कुल डिजास्टर हो चुकी हैं। आपके अंदर जो है इत्तेहादी टूट फूट का शिकार है। आसिफ अली जरदारी साहब अपने आप को डिसएंगेज कर चुके हैं, PDM से डिसएंगेज कर चुके हैं।
और वो बार बार कह रहे हैं आपको इशारों किनारों पे कि जो मिनिस्ट्रियां हमारे पास है हम उधर डिलीवर करके दिखाएंगे। हम पीडीएम का इत्तेहादी नहीं, हम पीडीएम के साथ नहीं थे, पीडीएम से हमें निकाल दिया गया था। साहब कल ये दरार वाज़ेह हो जाएगी कल के इजलास के बाद। देखें कल के इजलास में फिर आसिफ जरदारी साहब वो डील कर जाएंगे। और ये जो आप बात कर रही है ना, कल जो होना है, कल में आसिफ जरदारी साहब फिर निकल जाएंगे बीच में से बिल्कुल पाक साफ होके। और आसिफ जरदारी साहब ने अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर रखा हुआ है, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। और उन्होंने अपना रिवेंज जो है, जो लेना था, जो इस वक्त जो नून लीग से लेना था वो ले चुके। उन्होंने जो हीट फेस कर रही है नून लीग कर रही है, उससे तो गल मुक गई है। देखिए उधर गल मुक गई हुई है। मुझे नहीं समझ आ रही कोई बीच में क्या बात कर रहा है, लेकिन एनीवेज आसिफ जरदारी साहब अपना काम निकाल जाएंगे। आसिफ जरदारी साहब इलेक्शन अगर होते हैं तब भी अपना काम निकाल जाएंगे। आसिफ जरदारी साहब इज इन अ बेटर पोजीशन कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर उनकी सीटें सबसे कम भी हो, देखें अगर पीटीआई की सीटें सबसे ज्यादा हो, उसके बाद रनर अप जनाब अगर नून लीग हो, और उसके बाद भी आसिफ जरदारी साहब जो तीसरे नंबर पे भी हुए ना पीपल्स पार्टी, तो फिर भी कोई ना कोई मंतक चलाने की कोशिश जरूर करेंगे। उसमें 50-50 चांसेस है आसिफ जरदारी साहब कामयाब होके हुकूमत बना ले अब इत्तेहादी साथ मिला के। लेकिन मूड देख ले आप, एमक्यूएम का मूड देख लें। एमक्यूएम के मूड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, एमक्यूएम का मूड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एमक्यूएम को पता है कि उनका वजन क्या है, वो कहां पे असर्ट कर सकते हैं, कहां पे नहीं कर सकते। सो वो इस वक्त पोजीशन बहुत खराब है। और वाकई सही कह रहे हैं जनाब, यहाँ पे जो बात हो रही है जनाब खड़े होके कि जनाब इनफ इज इनफ, वाकई इनफ इज इनफ। और लायबिलिटी को नहीं पाला जाएगा। एक टोकरा था पीटीआई का, वो उठा के फिरते रहे, लेकिन ये जो टोकरा अभी उठाया हुआ है कुछ लोगों ने, ये लीक हो रहा है। अच्छा और ठीक है, जब राना ये लीक साहब होता है तो ये फिर ऊपर उड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, वो बात याद आ गई पेपर अच्छा चेंज एक करने जुमला वाली। आयशा, सिर्फ एक जुमला परवेज साहब ने जो कही थी। जी, आयशा जी। नैपियां चेंज करने। एक जुमला ये कि देखें ये आसिफ जरदारी साहब की हिम्मत है कि उनके भरखुदार आधी दुनिया घूम चुके हैं बतौर इस हुकूमत के वजीर के, और वो कह रहे हैं कि हमारा तो इस हुकूमत से ताल्लुक ही नहीं है। और जहां तक एमक्यूएम का ताल्लुक है, एमक्यूएम ने खान साहब के दौर में एमक्यूएम ने कोई 1 दर्जन से ज्यादा दफा इस तरह की धमकियां दी थी, तो उनका भी ये चलता रहता है। हाँ, तो देते एमक्यूएम रहते का हैं तो ये धमकी। पुराना वतीरा इन और आउट का। लेकिन अब अच्छा, राना साहब तो कह रहे हैं ऑल इज नॉट वेल, ठीक है, लेकिन आपके जो व्लॉग्स होते हैं ना, वो हमेशा तसल्ली दिलासा देते हैं। All is not well for the government. ऑब्वियसली राना साहब और तुसी किदे नहीं कहोगे, लेकिन इमरान शफकत साहब ऐसा नहीं समझते, वो थोड़ा आसरा दिलासा देते हैं। और वो देखिए बात ये है कि ये इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन होने ही है अक्टूबर में, नहीं तो जुलाई में अगस्त में चले। चीफ जस्टिस की बात मान लें 14 मई को, जेड़े पीछे दिन किड़े रह गए ने, नहीं होने 14 मई को। आपका एनालिसिस भी तो है ना, कुछ रीडिंग भी तो है। नहीं, लेकिन कैंट्स की अर्ज है वो कही जा रहे हैं ना कि इलेक्शन कराओ, चलो करा लो। तो बात सिर्फ ये है कि ये इन पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। अब ये इत्तेहाद पीडीएम जो है या पीपल्स पार्टी, ये एक इत्तेहाद की सूरत में तो इलेक्शन नहीं लड़ने वाले। और पीडीएम में वो तो वैसे है ही भी नहीं। ये तो बुग़्ज़ इमरान का इत्तेहाद है ना। नहीं, वो ना भी हो, अगर मैं वैसे आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये इत्तेहाद जो है ये इस तरह को मुस्तकिल तो नहीं होता, कोई भी इत्तेहाद मुस्तकिल नहीं होता। ये हालात के ऊपर से मुख्तलिफ है, बड़े बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं और आपके सामने ही है। तो बात ये है कि वो अपना रास्ता देखेंगे पीपल्स पार्टी वाले। मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा, जिस राना साहब ने कहा कि वेल प्लेड, बड़ा अच्छा खेल गए हैं वो, थोड़ी सी सीटों के साथ। और खसारे में नून लीग रही, ठीक है, बिल्कुल नून लीग को इसकी कीमत देनी पड़ेगी। वो तो खुद अपने मुंह से कहते हैं मुल्क ज्यादा अजीज है, सियासत नहीं रियासत बचा रहे थे। नवाज शरीफ साहब उधर सऊदी अरब में पता नहीं मुलाकात हुई या नहीं हुई, उधर आर्मी चीफ चाइना गए हैं, वो चाइना जो उधर सऊदी अरब और ईरान में सुलह करवा रहा है। पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक इस वक्त क्राइसिस है उसमें कोई किरदार? देखें, पाकिस्तान एक अजीबोगरीब किस्म का, वैसे तो दुनिया का हर मुल्क बड़ा अजीबोगरीब होता है, लेकिन पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही अजीबोगरीब है। तो नहीं कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं भी था हमने बना दिया हुआ है। पाकिस्तान की जो लोकल पॉलिटिक्स होती है, जो हम आपस में देख रहे होते हैं, ये बाहर की तिगड़म के साथ मिली हुई होती है। बाहर कुछ चल रहा होता है, वो अंदर इफेक्ट हो रहा होता है उसका। आपको पता है ना, अमेरिका और बरतानिया पहले गारंटर बन चुके हैं मुआहदों के। जी, और अब रूस चीन पता नहीं कोई नई गेम ऑन होने जा रही है। हाँ जी बिल्कुल, ये बड़ी इसके ऊपर बहस चल रही है इस वक्त कि मतलब चीन जाके आप
करने क्या जा रहे हैं और चीन के साथ मामला, चीन क्या चाहता है आपसे, फिर वो जो IMF वाले हैं वो क्या चाह रहे हैं आपसे। पाकिस्तान कुछ बहुत ज़्यादा वो जिसे ना कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है, तो हम चीज़ों को बहुत सादगी से ले जाते हैं, इतनी सादा चीज़ें हैं नहीं। तो बहरहाल पाकिस्तान के जो अंदरूनी मसाइल हैं वो पाकिस्तान के बैरूनी मसाइल से जुड़े हुए हैं, और इसलिए भी ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि हमारे पास अपना तो है ही कुछ नहीं, रेंटेड इकॉनमी है। तो हमें तो बाहर के जो इशारात हैं वही समझने होते हैं। तो बात थोड़ी सी अजीबो गरीब हो जाएगी। मैं ज़रा लोकल बात ही ज़्यादा करना चाह रहा था। टाइम खत्म होने से पहले हाँ, आसान करें मैं मामला। सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो जरदारी साहब अपना रास्ता नाप रहे हैं, नून लीग वाले अपने हालात देख रहे हैं, और ये मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा कोई सेट बैक होने वाला है। ये चीज़ें इसी तरह ही चल रही हैं और लॉजिकली चल रही हैं। और तो इलेक्शंस देखे ना, ये 27 तारीख को जब बात फंड्स की होगी और इलेक्शंस कराने के मामले पे बात होगी, तो ये वजारत दिफा के हवाले से आज DGI SPR का मौक़िफ़ आया। ये सारी चीज़ें देखते हुए इलेक्शंस के निकात के हवाले से एक फ़ैसला तो होना है ना, सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट केड़ी सुप्रीम, ये 3 रुकनी बेंच तो सुप्रीम कोर्ट नहीं है। और फिर जितनी ये साजिशें तो हुकूमत कर को कुछ चुके हैं, करना पड़ेगा ना, 3 नहीं रुकनी हुकूमत, बेंच मैं कल कहता तक हूं, हो सकता है ज्यादा कोई? से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अव्वल तो फैसला किसी ने मानना नहीं है। पहली तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट खुद बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट है कि नहीं। ये 3 सुप्रीम रुकनी कोर्ट के अंदर से आवाजें आना बंद हो गई हैं इमरान शफकत साहब। नहीं वो तो क्या आ नहीं है, वो कोई बड़ी क्रिएटिव बात रिव्यू के ऊपर अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। वन लाइनर नहीं ये है आ साहब, जायचा बनाया अगर आप वन लाइनर। अभी कुछ नहीं, सिचुएशन काफ़ी अनप्रडिक्टेबल है। 2 दिन बहुत अहम है मुल्की सियासत में। कल PDM क्या डिसीजन लेती है और पीपल्स पार्टी उसमें क्या मौक़िफ़ लेती है। पीपल्स पार्टी की एक महफूज ठीक है, पोजीशन है कि वो सिंध में महफूज है और बलूचिस्तान में उसने खुद को महफूज बनाया। फ्यूचर की जो पार्लिमानी सियासत है उसमें सेनेट में पीपल्स पार्टी की बरतरीन पोजीशन नजर आ रही है।